सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 18 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 18 मई को। हर साल 18 मई को ही मनाते हैं और इसे पहली बार हमने मनाया था 1977 में। और इसे मनाने का उद्देश्य क्या है? वैश्विक स्तर पर समाज के विकास में संग्रहालयों यानी कि म्यूजियम्स की भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करना। और इसकी थीम क्या रही? द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम्स, रिकवर एंड इमेजिन। अच्छा देखो, यहां से एक दिन मैं आपको याद करा देता हूं। देखो म्यूजियम में हम क्या रखते हैं, ऐसे याद करो, विरासत की चीजें रखते हैं, धरोहरें, हेरिटेज। तो यहां से आप याद कर सकते हो वर्ल्ड हेरिटेज डे, वो भी हम 18 तारीख को ही मनाते हैं, पर वो इससे एक महीने पहले मनाया जाता है, 18 अप्रैल को। एक 18 अप्रैल और एक 18 मई। अब आप कहोगे कि कंफ्यूज हो सकते हैं, पहले संग्रहालय दिवस आता है कि धरोहर दिवस आता है। तो ऐसे याद रखो, पहले हमें विरासतें मिली थी, हेरिटेज वाली चीजें मिली थी, फिर उनको संभालने के लिए हमने म्यूजियम बना दिए। तो पहले क्या आया? हेरिटेज आया, फिर आया म्यूजियम। तो पहले 18 अप्रैल यानी कि हेरिटेज डे, फिर 18 मई यानी कि म्यूजियम डे। तो ऐसे एक दिन आएगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। अब इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो चलिए एक बार फिर से मई के सारे मंथ में आपको रिवाइज करवाता हूं। अगर आपको याद है तो साथ साथ बोलना। 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे मनाया, 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया, 2 मई को ही वर्ल्ड लाफ्टर डे मनाया जो कि मई के पहले रविवार को होता है, 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया, 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर डे आया, 4 मई को ही कोल माइनर्स डे मनाया, 4 मई को इस बार हमने वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया, मई का पहला मंगलवार को मनाया जाता है। 5 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ्स मनाया, 5 मई को ही वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे मनाया, और 5 मई को इस बार वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाया। फिर 6 मई को इंटरनेशनल नो डाइट डे मनाया, 8 मई को वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे मनाया, 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे भी मनाते हैं। फिर 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे आया, 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे मनाया, और 15 मई को इंटरनेशनल फैमिली डे मनाया। फिर 16 मई को एक तो नेशनल डेंगू डे मनाया था, सिक्किम का स्थापना दिवस हमने मनाया, और इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट हमने मनाया। 17 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे होता है, 17 मई को ही वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे भी होता है, और अभी 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे हम लोगों ने मनाया। तो ये मई के सारे इंपॉर्टेंट डेज आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा एंड्रिया मेजा ने। तो अभी मिस यूनिवर्स की 69th इंटरनेशनल प्रतियोगिता में विजेताओं का ऐलान हो चुका है, और इसमें मैक्सिको की एंड्रिया मेजा को मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब मिला है। और वहीं भारत की तरफ से 22 साल की एडेलिन कास्टेलिना ने टॉप 5 में अपनी जगह बनाई है। एक्चुअली में ये जो प्रतियोगिता है 2020 में ही होनी थी, लेकिन कोविड-19 के कारण नहीं हो सकी, इसलिए अब हो रही है। वहीं भारत की तरफ से 22 साल के एडेलिन कास्टेलिना ने टॉप 5 में अपनी जगह बनाई है। ये एडेलिन वही है जिन्होंने 2020 में मिस दीवा यूनिवर्स का खिताब जीता था। ये मंगलुरु से हैं। एक्चुअली में ये जो प्रतियोगिता है मिस यूनिवर्स 2020, ये 2020 में ही होनी थी, लेकिन कोविड-19 के कारण नहीं हो सकी, इसलिए अब हो रही है। अच्छा, 2019 में मिस यूनिवर्स किसे चुना गया था? वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, जूजी बिनिट टुंजी को। वो साउथ अफ्रीका से थी और वो पहली अश्वेत महिला थी ये खिताब पाने वाली। तो आपको मिस यूनिवर्स 2020 का नाम याद रखना है। किसे चुना गया? एंड्रिया मेजा को, जो कि कहां से हैं? मैक्सिको से हैं। बढ़ते आगे, ये इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना। फिर बताइए, इटालियन ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा राफेल नडाल ने। अच्छा, राफेल नडाल किस देश के टेनिस प्लेयर हैं? एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो आंसर होगा स्पेन के। और अभी इन्होंने इटालियन ओपन 2021 में मेन सिंगल का टाइटल जीत लिया। और इन्होंने किसको हराया? तो इन्होंने वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस प्लेयर नोवाक जोकोविच को हराया। नोवाक जोकोविच ये कहां से हैं? ये सर्बिया के टेनिस प्लेयर हैं, और ये इस बार इटालियन ओपन का 78th एडिशन था। और इस इटालियन ओपन को रोम मास्टर्स के नाम से भी जाना जाता है। और राफेल नडाल ने ये खिताब जीत लिया, और राफेल नडाल का ये 10वां इटालियन ओपन टाइटल है। राफेल नडाल को ही किंग ऑफ क्ले कोर्ट के रूप में भी जाना जाता है। और अभी कुछ समय पहले इन्होंने 12वीं बार बार्सिलोना ओपन टाइटल भी जीता था, वो भी याद रखो। अच्छा, इटालियन ओपन में ये तो मेन सिंगल टाइटल की बात हो गई।
अगर वुमेन सिंगल टाइटल की बात करेंगे तो वो मैं आपको इसी प्रश्न में बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। वुमेन सिंगल का टाइटल जीता है ईगा स्वीटेक ने। और ईगा स्वीटेक ये किस देश की है, ये प्रश्न भी बनता है। ये पोलैंड की टेनिस प्लेयर है। और इन्होंने किसको हराया? इन्होंने कैरोलिना प्लिस्कोवा को हराया है, जो कि चेक रिपब्लिक की है। और टेनिस रैंकिंग में बात करेंगे ना, तो पुरुषों में तो टॉप पे नोवाक जोकोविच चल रहे हैं, जो कि सर्बिया के प्लेयर हैं। महिलाओं में एश्ले बार्टी चल रही है, जो कि ऑस्ट्रेलिया की टेनिस प्लेयर है। बाकी अलेक्जेंडर ज्वेरेव, ये नाम आपने जरूर सुना होगा। अभी ये जर्मनी के टेनिस प्लेयर है। क्यों नाम सुना होगा? क्योंकि अभी इन्होंने मैड्रिड ओपन में मेन सिंगल टाइटल जीता था। और वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता था मैड्रिड ओपन में? एरिना सबालेंका ने। और एरिना सबालेंका ये किस देश की प्लेयर है? ये बेलारूस की है। बाकी नोवाक जोकोविच के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, सर्बिया के प्लेयर है। और ये भी याद रख लो, इस साल का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन, साल एक ही ओपन हुआ है ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसमें मेन सिंगल का टाइटल इन्होंने जीता था। और देखो इस साल एक ही ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है ना, तो वही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मेंस तो इन्होंने जीता। और वुमेन किसने जीता था? वो जीता था नाओमी ओसाका ने, जो कि जापान की प्लेयर है। अभी नाओमी ओसाका से आपको याद होगा, लॉरियस सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी 2021 का खिताब भी उन्हें मिला था। और रॉजर फेडरर ये स्विस प्लेयर है। अच्छा, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि 2020 में कौन सा ग्रैंड स्लैम नहीं हुआ, तो विंबलडन नहीं हुआ था वहां पे। और वो खेला जाता है ग्रास के कोर्ट पे। और ऑस्ट्रेलियन ओपन इस साल केवल ऑस्ट्रेलियन ओपन ही हुआ, वो हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए इस एक क्वेश्चन में, इनको याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, हाल ही में सिक्किम अ हिस्ट्री ऑफ इंट्रिग एंड अलायंस नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा प्रीत मोहन सिंह मलिक ने। अभी आपको याद भी होगा, हमने 16 मई को सिक्किम का स्थापना दिवस भी मनाया था। और इसी दिन इस बुक को रिलीज किया गया, जिसका नाम है सिक्किम अ हिस्ट्री ऑफ इंट्रिग एंड अलायंस। किसने लिखा है? प्रीत मोहन सिंह मलिक ने लिखा है। बाकी कल्की कोचलिन अभी एलिफेंट इन द वॉर्म नाम की बुक को लिखा। शरद पगारे 30वां व्यास सम्मान 2020 जीता इन्होंने अपने उपन्यास पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए। और शरण कुमार लिम्बाले 30वां सरस्वती सम्मान जीता इन्होंने अपने उपन्यास सनातन के लिए। याद रखना ये। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन ने किसके नाम पर एक सामाजिक न्याय पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा अब्दुल जब्बारी। तो अभी नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन ने सामाजिक न्याय की लड़ाई में आगे बढ़ने वाले खिलाड़ियों के सम्मान में एक नया पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है। और इस अवार्ड का नाम करीम अब्दुल जब्बार सामाजिक न्याय चैंपियन पुरस्कार, यानी कि करीम अब्दुल जब्बार सोशल जस्टिस चैंपियन अवार्ड रखा जाएगा। और इसमें जो विजेता खिलाड़ी चुना जाएगा, उसे उसकी पसंद की चैरिटी के लिए $1,00,000 दिए जाएंगे। अच्छा, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यूयॉर्क में है। और इसके आयुक्त कौन है? एडम सिल्वर है। बाकी शकुंतला थिल्स्टेड का नाम न्यूज में था अभी। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 इन्होंने जीता। डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन अरब वर्ल्ड नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय ये बनी थी। और मारिया रेसा यूनेस्को गुइलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार इन्होंने जीता। फिलीपींस की जर्नलिस्ट हैं ये। तो ये सारे नाम इंपॉर्टेंट रहेंगे। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में छठा संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह 2021 ये कब से कब तक मनाया जा रहा है? तो आंसर होगा 17 से 23 मई तक। तो छठा यूनाइटेड नेशन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक जो इस साल 17 से 23 मई के बीच मनाया जा रहा है। और ये दुनिया भर के शहरों, कस्बों और गांवों के लिए 30 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 20 मील प्रति घंटे की स्पीड लिमिट का आह्वान करता है। और ये जो यूनाइटेड नेशन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक है, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आयोजित एक द्विवार्षिक वैश्विक सड़क सुरक्षा अभियान है। और इसकी थीम है #LOVE30 टैगलाइन के तहत स्ट्रीट्स फॉर लव। अच्छा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब होती है? 7 अप्रैल 1948 को। इसीलिए वर्ल्ड हेल्थ डे हम 7 अप्रैल को मनाते हैं। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और इसके अध्यक्ष हैं टेड्रोस अधानोम। हाल ही में व्यक्तिगत संगठनों से मिलने वाली सहायता को ट्रैक करने के लिए किस संस्थान ने एक समर्पित पोर्टल जिसका नाम है कोव एड, इसको स्थापित किया? तो आंसर होगा नीति आयोग ने।
तो अभी नीति आयोग ने स्टैंडर्ड्स ऑपरेटिंग प्रोसीजर के साथ मिशन या व्यक्तिगत संगठनों से आने वाली सभी सहायता को ट्रैक करने के लिए कोवएड नाम से एक पोर्टल को स्थापित किया है। किसने स्थापित किया? नीति आयोग ने। तो नीति आयोग के बारे में जानिए। देखो, नीति आयोग नीति की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और इसके अध्यक्ष कौन है? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं जो कि नरेंद्र मोदी हैं। इसके उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार और इसके सीईओ कौन है? अमिताभ कांत हैं। अभी आपको याद होगा जनवरी में ही नीति आयोग ने नवाचार सूचकांक यानी कि इनोवेशन इंडेक्स जो जारी किया था, उसमें मेजर स्टेट्स कैटेगरी में कर्नाटक टॉप पे था, उत्तर पूर्व और पहाड़ी राज्यों की कैटेगरी में हिमाचल प्रदेश टॉप पे था और यूनियन टेरिटरीज में दिल्ली टॉप पे रहा था। फिर बताइए, अभी हाल ही में ऑक्सी केयर सिस्टम को किस संगठन ने विकसित किया है? तो आंसर होगा डीआरडीओ ने। तो भी डीआरडीओ ने एक ऑक्सी केयर सिस्टम को विकसित किया है जो मरीजों को दी जाने वाली ऑक्सीजन को कंट्रोल करता है और ये सिस्टम शरीर में ऑक्सीजन सैचुरेशन के आधार पर ऑक्सीजन की खपत को अनुकूलित भी करती है और ये मुख्य रूप से लो प्रेशर रेगुलेटर और एक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम पर आधारित है। तो ये रूटीन मेजरमेंट की आवश्यकता को कम करते हुए अस्पताल के कर्मचारियों के कार्यभार को कम करने में मदद करेगी। ऑक्सीजन से भी आपको याद होगा, अभी हमारे इंडियन एयरफोर्स ने भी ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए ऑपरेशन ऑक्सीजन शुरू किया था और भारतीय रेलवे ने पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस को कहां से कहां शुरू किया था? विशाखापत्तनम से मुंबई। अभी वैसे महाराष्ट्र ने कोविड-19 की तीसरी लहर का मुकाबला करने के लिए मिशन ऑक्सीजन को शुरू किया, लेकिन यहां तो बात डीआरडीओ की हो रही है। अच्छा, डीआरडीओ मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना होती है 1958 में और इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको नई दिल्ली में और इसके अध्यक्ष कौन है? जी सतीश रेड्डी है। इसका मोटो होता है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज। अभी आपको याद होगा डीआरडीओ ने गोवा में पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण भी किया था जिसके रेंज है 20 किलोमीटर। अभी डीआरडीओ ने सप्लीमेंट ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम का भी विकास किया और डीआरडीओ ने हेलीकॉप्टर इंजन एप्लीकेशन के लिए सिंगल क्रिस्टल ब्लेड तकनीक को भी विकसित किया था। अभी डीआरडीओ ने वैसे हेवी टॉर्पेडो बनाया जिसका नाम क्या रखा था? वरुणास्त्र। और टॉर्पेडो से बचने के लिए भी एक सिस्टम बनाया है जिसका नाम रखा है मारीच। ये एक टॉर्पेडो डिफेंस सिस्टम है। वैसे डीआरडीओ ने सीआरपीएफ के जवानों के लिए एक रक्षिता नाम से बाइक एम्बुलेंस भी तैयार की है। उसके अलावा भारतीय सेना के साथ मिलकर भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल आसमी को भी डेवलप किया और डीआरडीओ ने भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित एयर ड्रॉप्ड कंटेनर भी बनाया है जिसका नाम रखा था सहायक एनजी यानी कि न्यू जनरेशन। अच्छा बताइए भी डीआरडीओ ने किसे साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया? तो आंसर होगा हेमंत कुमार को। फिर अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में नासा और किस निजी अंतरिक्ष कंपनी ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में प्रथम निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन के लिए हस्ताक्षर किए यानी कि समझौता किया आपस में? तो आंसर होगा एक्सियोम स्पेस ने। अच्छा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात करेंगे। इसकी स्थापना हुई थी 1998 में। अमेरिका और रशिया ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। तो अब 2022 में एक मिशन जाएगा। कौन सा मिशन? एक्सियोम मिशन। और ये खास क्यों है? क्योंकि ये पहला निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन होगा जो नासा के साथ एक्सियोम स्पेस कंपनी मिलकर के इसे भेजने वाले हैं और इस मिशन में 4 अंतरिक्ष यात्री जाएंगे जो कि 8 दिनों के लिए जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, वैसे अभी डॉग 1 मिशन भी न्यूज में था जो कि एक चंद्र मिशन है और इसे स्पेस एक्स कंपनी जो कि एलन मस्क की कंपनी है वो लॉन्च करेगी। और ये भी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें पहली बार डॉग कॉइन का इस्तेमाल किया जाएगा जो एक क्रिप्टो करेंसी है, डिजिटल करेंसी है। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, फिर बताइए, अभी हाल ही में वर्ष 2021 में यानी कि इस साल में एवरेस्ट पर्वत पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो आंसर होगा ताशी यांगजोम। और ये ताशी यांगजोम ये कहां से है? ये अरुणाचल प्रदेश से है और 2021 में माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली ये पहली महिला बन गई है। अच्छा, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8846.86 मीटर है। और देखो, माउंट एवरेस्ट से काफी सारे क्वेश्चन मैंने आपको कल ही बताए थे, तो उम्मीद है उन सभी क्वेश्चन को आपने कहीं लिख लिया होगा या याद कर लिए होंगे। बाकी बलजीत कौर ये अभी माउंट पुमोरी चोटी जो कि नेपाल में है उसको फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी, ये हिमाचल प्रदेश से है। बाकी कामिरीता शेरपा
माउंट एवरेस्ट पर सबसे ज्यादा है, यानी कि 25 बार चढ़ करके रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने। विराट चंद्रा की बात करेंगे, हैदराबाद के हैं, मात्र 7 साल इनकी उम्र है, 7 ईयर्स ओल्ड। और माउंट किलिमंजारो, जबकि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ये तंजानिया में है और इसको फतेह करने वाले सबसे युवा भारतीय बने थे ये। और कल हमने क्या पढ़ा था कि अभी मात्र 4 दिनों में माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई करके किसने विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो नेपाली पर्वत गाइड है ये, इनका नाम है मिंगमा तेंजी शेरपा। उसके अलावा प्रियंका मोहिते का नाम न्यूज में था, क्योंकि माउंट अन्नपूर्णा जो कि नेपाल में है उसको फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी ये। बाकी आप जानते ही हो माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली महिला का नाम बछेंद्री पाल है। माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली दिव्यांग महिला का नाम अरुणिमा सिन्हा है। और आप सब जानते हो माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाले पहले पर्वतारोही कौन थे? एडमंड हिलेरी थे, जो कि न्यूजीलैंड से थे। और इनके साथ जो शेरपा थे उनका नाम था तेंजिंग नॉर्गे। अच्छा, पर्वत चोटी की बात चल रही है तो आज कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी आपको याद हो गई, अब तो माउंट किलिमंजारो है, ये आपको तंजानिया में मिलेगी। यूरोप की बात करें, यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है? माउंट एल्ब्रुज। और साउथ अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट एकांगुआ। जबकि नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट डेनाली, और इसे ही कहते हैं माउंट मैक्किले। और अंटार्कटिका की है माउंट विंसन। तो ये भी ध्यान रख लो आप। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में MS नरसिम्हन का निधन हो गया। ये क्या थे? तो ये एक गणितज्ञ थे। तो प्रसिद्ध भारतीय प्रोफेसर MS नरसिम्हन का भी निधन हो गया है। ये CS शेषाद्री के साथ नरसिम्हन शेषाद्री थ्योरम के लिए जाने जाते थे। और ये विज्ञान के क्षेत्र में किंग फैसल अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले एकमात्र भारतीय भी थे जिनका भी निधन हो गया। फिर बताइए, अभी हाल ही में विश्व कृषि पर्यटन दिवस यानी कि वर्ल्ड एग्री टूरिज्म डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 16 मई को। तो हर साल 16 मई को वर्ल्ड एग्री टूरिज्म डे के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, क्या है ये कृषि पर्यटन एग्री टूरिज्म? तो कृषि पर्यटन में जो शहरी पर्यटक होते हैं वो किसानों के घरों में रहते हैं और साथ साथ खेती में, ट्रैक्टर में और बैलगाड़ी की सवारी तक वो करते हैं। साथ ही लोक गीतों का, नृत्यों का आनंद लेते हैं और वे ताजा ताजा कृषि उपज भी खरीदते हैं। और ये किसानों के लिए एक एक्स्ट्रा इनकम के रूप में काम करता है। और वैसे आपको बता दूं, अभी महाराष्ट्र ये सितंबर 2020 में ही किसानों को सशक्त बनाने के लिए कृषि पर्यटन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बना था देश का। तो ये याद रखना, 16 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड एग्री टूरिज्म डे। और इसकी थीम भी थी वैसे रूरल वुमेन सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज थ्रू एग्री टूरिज्म। तो बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा था, किस भारतीय को विटली अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया था? तो आंसर होगा नुक्लू फॉर्म को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस देखिए, अगर सेशन अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ में सेशन को शेयर करना मत भूला करें। जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, फेसबुक ग्रुप हो गया, वहां पे एक बार इसे शेयर जरूर करना। तो गाइस, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूं। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, PDF सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।